हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 27 का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो का जो पद निकला है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसी के अनुसार फुल प्रैक्टिस सेट आप हम करवा रहे थे। इसमें ये 27वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल पेज पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो कि आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये 27वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, सभी करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम देखेंगे जो है हिंदी जी या फिर रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश, फिर इसके बाद मैथ के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग शब्दों को बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में है हार, पायल, पुखराज। बी ऑप्शन दिया गया हीरा, मोती, मणि। सी ऑप्शन दिया गया कौवा, खरगोश, मंडल। और डी ऑप्शन है नथ, मूंगा, पन्ना। इसमें से कौन से ऑप्शन में सभी पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है? राइट आंसर इसका है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में जो कौवा, खरगोश और मंडल है, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं सभी, और बाकी सभी में कोई ना कोई एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें अगर हम पहले में देखते हैं तो लेकिन पायल जो है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें हार, तो हार भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसके द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। संपूर्ण 25 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल रहे हैं, और लगभग 2500 प्लस जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन वह आप लोग ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन मिला हुआ, वहाँ से क्लिक करके सीधे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें दी गई, देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस सेट दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सोल्यूशन भी आपको पूरा मिल जाता है, मतलब उत्तरमाला इस तरीके से दिएगा, फिर व्याख्या सही जो है सोल्यूशन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है अगले प्रश्न में भी। क्वेश्चन नंबर 2, पहिया, लिखावट, पखावज और मझधार, इसमें से किस ऑप्शन में पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है? तो पहिया शब्द जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द होता है। बाकी पखावज, लिखावट और मझधार जो लिखा हुआ है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए वचन बदलना है। लड़कियां, इसका एक वचन बताना है। लड़कियां का एक वचन क्या होता है? तो लड़कियां का एक वचन होता है लड़की, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, लड़कियां का लड़की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना हुआ? छ जो है एक व्यंजन है, और ये किस प्रकार का संयुक्त व्यंजन है? छ वर्ण जो बनता है वो का और शा से मिलकर बनता है। तो यहाँ आंसर आंसर क्या हो जाएगा? का और शा जहाँ पर दिया गया, यानी कि का और शा, इसका ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसमें से देखेंगे तो ये एक प्रकार का भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है प्रेमी शब्द। तो प्रेमी क्या होता है? विशेषण। और इसका अन्य विशेषण ये बनता है प्रेममय, तो ये भी जो है विशेषण होता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा होता है प्रेम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरी पतंग है, इसमें रेखांकित का भेद बताना है। ठीक है, यह मेरी, इसमें किस प्रकार का यह जो है सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर देखेंगे तो यह मेरी जो शब्द है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें निश्चितता बता रहा है कि यह मेरी ही पतंग है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में जो रेखांकित किया हुआ है सुंदर शब्द, यह किस प्रकार से शब्द है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है सुंदर से क्या अधिक बताया जा रहा है? यहाँ पे जो है विशेषण, एक विशेषता बताई जा रही है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये बहुत शब्द जो सुंदर के पहले लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का, रेखांकित पद, यह शब्द किस प्रकार का वाक्य, किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो यह जो है एक प्रकार का यहाँ पे संकेत दे रहा है कि यह जो मकान है ये मेरे भाई का है, तो यह जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आएगा, एक तरीके से विशेषता भी बता रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशेष शब्द इसमें से कौन सा होता है? ठीक है, इसमें से विशेष शब्द क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ललिता शब्द जो दिया गया है ये विशेष शब्द होता है। ठीक है, जबकि सुंदर, लंबा और लघु जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों विशेषण शब्द हैं। चलिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष शब्द होते हैं। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया की पहचान करना है। तो यहाँ इसमें अगर देखेंगे तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा इसमें तड़पाना। तड़पाना जो लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। हथियाना, चिकनाना ये किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना, चिकनाना ये जो है नामोधातु क्रिया के अंतर्गत आता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नामोधातु क्रिया। अगला प्रश्न, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें हमें कारक बताना है। मोहन को रुपए दे रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो संप्रदान कारक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अम्बु किसका पर्यायवाची? अम्बु किसका पर्यायवाची? तो अम्बु जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जल के अन्य पर्यायवाची शब्दों में आब भी होता है। आब, उदक, वार ये सभी जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा सलिल जल का पर्यायवाची होता है और अमृत भी जल का पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है? तो जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें से आपको मिलेगा आंसर इसका समाचार पत्र से। व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं? तो वह अगर हम देखेंगे गद्यांश के आधार पर तो व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो गद्यांश के आधार पर वर्तमान समय में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? इसमें से असंगत शब्द युग्म इसमें से देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। जागरूक का जो सजग लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। बाकी देखेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रश्न की प्रवृत्ति को देखते हुए जागरूक का विलोम यहाँ पे उदासीन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उदासीन हो जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे गलती किया गया है। चलिए, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को देखने से पहले उसका विश्लेषण करता है। किसका विश्लेषण करता है? तो गद्यांश के आधार पर विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले जागरूक उपभोक्ता उसका विश्लेषण करता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी अभी जन्म लेने वाला, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। अभी अभी जन्म लेने वाला, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं नवजात। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंधों में काना राजा। अगले प्रश्न में बताना है कि द्वंद्व समास इसमें से कौन सा? द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व समास जो होता है इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, वहीं पर जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे माता पिता हो गया, नर नारी हो गया, गुरु शिष्य हो गया, तो ये सभी क्या है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, तो इस तरीके से व्याकरण की दृष्टि से गलत है। मेरे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे को नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर्वनाम शब्द अशुद्धि किया गया सर्वनाम शब्द, इसका शुद्ध रूप से हो जाएगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगला है वह आदमी अच्छा नहीं है। वह आदमी अच्छा नहीं, व्याकरण की दृष्टि से ये सही है। तो आंसर बी आपका हो जाएगा जो हमें पूछा गया था। एक दूध का गिलास दो, ये अगला दिया गया सी पार्ट में, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका सही हो जाएगा, यहाँ अगर देखते हैं तो क्रम व्यवस्था की जो है वर्तनी गलत है। ठीक है, एक दूध का गिलास नहीं होता, एक गिलास दूध होता है। एक गिलास दूध दो, ये होना चाहिए था। फिर है प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, इसमें कहाँ पर गलती है? तो प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। वाक्य में अगर देखा जाए तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग यहाँ पे गलत किया गया है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक के साथ होते नहीं होना चाहिए था, होता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सिंगुलर में प्रयोग किया था। तो इस तरीके से 3 में गलती है, बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानना, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं आजीविका को, तो आजीविका शुद्ध रूप से, बाकी सारे अशुद्ध हैं, गलत हैं। आशीर्वाद गलत है। आशीर्वाद को हम कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वाक्य के ऊपर आधारा होना चाहिए।
यहाँ पे शाह के ऊपर ही दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्ययन आपको दिख रहा है किस तरीके लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। सही रूप से हम इस प्रकार लिखते हैं, डबल या होना चाहिए। ठीक है, ऊनी शब्द भी गलत है, ऊनी शब्द में बड़ा ऊ होना चाहिए था। चलिए, तरेनी तटुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पे वर्ण की एक ही वर्ण के कई बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें अगर देखिए तो ता वर्ण बार बार आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बरगद हरा रहा था, हरा रहा था, बरगद हरा रहा था, यहाँ पे हमें भरना है, क्या भरा जाएगा? तो बरगद किस प्रकार हरहराता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त वाक्य यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बरगद के लिए हम प्रयोग करेंगे झाए झाए। ठीक है, वह इस प्रकार वाक्य क्या पूरा होगा? बरगद झाए झाए हाहा रहा था। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश का है, देखते हैं। इसमें से दिया गया है इसमें कि कहाँ पर गलती किया गया है, गलती वाले ऑप्शन को बताना है। दैट समर इलेक्शन वर हेल्ड एट मेनी अ प्लेस विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, नो एरर। अगर नो एरर है तो डी पार्ट पर आप इसमें लगा सकते हैं। गलती यहाँ पर की गई है बी पार्ट में, हेल्ड एट मेनी प्लेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है। अगर हम देखा जाए तो मेनी अ प्लेस जो है इसका सही जो है अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, हेल्ड एट मैनी अ प्लेस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैनी प्लेस तात्पर्य है मैनी अ गुड मैनी या फिर ग्रेट मैनी के बाद जो है नाउन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बहुवचन में रहता है। परंतु यहाँ पे मैनी अ या फिर मैनी एन के बाद नाउन सदा एक वचन में रहता है। ठीक है, तो मैनी अ लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैनी अ मैन हैज असेंबल्ड होना चाहिए था। ठीक है, हेल्ड एट के जगह पे हेल्ड इन का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत किया गया है, एट की जगह पे इन का होना प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, एट की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन होना चाहिए था, हेल्ड इन का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। ठीक है, तो मैंने एजेंट को फोन करने से पहले मैंने इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कुछ संपत्तियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या भरा जाएगा ये बताना है। ठीक है, रिक्त स्थान पर तो 27 में अगर हम देखते हैं तो प्लूरल नाउन यहाँ पे भरा जाएगा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस मतलब कि विवरण भरा था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है आ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग इन वर्ड, तो उसको डिस्क्रिप्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। यहाँ पे पर्यायवाची बताना है किसका, डिक्टेटर का पर्यायवाची। डिक्टेटर मतलब होता क्या है, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, तानाशाह, तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, टायरेंट। और टायरेंट ऑप्शन में क्या दिया गया, सी पार्ट, इसका भी मतलब होता है तानाशाह। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, चूज द बेस्ट एंटोनेम। एंटोनेम मतलब विलोम बताना है। ठीक है, किसका, डिस्क्लोज का। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज मतलब होता है भेद खोलना। डिस्क्लोज मतलब होता है भेद खोलना। ठीक है, किसी भी चीज का भेद खोलना या फिर स्पष्ट करना या फिर अनावृत करना या फिर दिखाना, तो इसका हमें विलोम बताना है। डिस्क्लोज का विलोम क्या हो जाएगा, तो डिस्क्लोज का विलोम हो जाएगा यहाँ पे बी पार्ट, कंसील। कंसील मतलब होता है, कंसील मतलब छिपाना। ठीक है, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में हमें 30 में भी एंटोनेम बताना किसका, कॉमन का। ठीक है, ये कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन का हमें एंटोनेम, कॉमन का विलोम क्या होता है, कॉमन मतलब होता है सामान्य या साधारण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कॉमन का विलोम हो जाएगा रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न, चूज द वर्ड व्हिच मींस सेम द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब कि 10 वर्ष का समय अथवा काल, तो उसको हम कहते हैं डिकेड। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिकेड मतलब 10 वर्ष के समय कहते हैं। मिलेनियम जो लिखा हुआ है, मिलेनियम मतलब होता है 1000 वर्षों के समय, यानी कि उसको सहस्त्राब्दी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सेंचुरी मतलब होता है 100 वर्षों का समय, शतक या शताब्दी इसको कहते हैं। फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह या पक्ष, या फिर इसको हम पखवाड़ा कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही रूप से वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, तो अगर हम डी पार्ट देखते हैं एडवेंचरस, तो ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। एडवेंचरस मतलब होता है साहसिक या जोखिम भरा।
अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा मैंगल्ड लिखा हुआ है, एक्सीडेंट लिखा हुआ है, विक्टिम्स और इन्वेस्टिगेटेड, कौन सा इसमें चारों में से गलत है और इसके लिए ये वाक्य प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मैंगल्ड जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है। इसका अगर हम देखेंगे तो ये होता है मैंगलेट, ठीक है, मैंगलेट होता है, मैंगलेट, यानी कि जी के बाद एल होना चाहिए था। मैंगलेट मतलब होता है कटा हुआ। चलिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। अगले में हमें बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा नहीं इसमें। तो दो वेरी यंग सी हैज एसेंस ऑफ फ्लाइंग हाई, यहाँ इसमें से कौन सा जो है इसके लिए हो जाए फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई का मतलब इसके लिए कौन सा करेक्टली नहीं है, करेक्ट नहीं है। 36 नंबर में अगर हम देखते हैं, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन, तो फ्लाइंग हाई के स्थान पर यहाँ पे इमेजिनेशन होना चाहिए था, ठीक है। फ्लाइंग हाई के स्थान पर इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना यहाँ पे होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में हमें वाक्य को अरेंज करना है। ABCD फॉर्म में दिया गया है ABCD, इसको अरेंज करके हमें सही रूप से एक वाक्य बनाना है। क्या, कैसे अरेंज करेंगे। 35 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम डी पार्ट लेते हैं। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, तो ये पहला वर्ड हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल में आया। इसके बाद ही फाउंड द टू चिल्ड्रेन एंड द बास्केट, ठीक है, उसने क्या प्राप्त किया, ही फाउंड, पाया दो बच्चे और द बास्केट मतलब कि टोकरी में दो बच्चे पाया। इसके बाद फिर हो जाएगा इसमें ही टुक देम अवे टू हिज हट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देयर इज ए ब्रॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन, उसको बाद में पाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका DCB, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन जो आपके होगा इस पैरा से है, ये पैराग्राफ दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन इससे मतलब आने वाले हैं, मतलब 36, 37, 38, 39 और 40, ये 4 क्वेश्चन जो है आपके इस पैसेज से होने वाले हैं, ठीक है। दिया गया है कि मार्केट वाज हेल्ड डैश करके दिया गया है, मार्केट वाज हेल्ड डैश शेड्यूल, फिर इसके बाद 2 नंबर डैश, फिर द अदर साइड ऑफ द वॉल। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट वाज हेल्ड मतलब दीवार की दूसरी तरफ, मतलब द अदर साइड ऑफ वॉल, वॉल मतलब दीवार, तो दीवार की दूसरी तरफ मार्केट वाज हेल्ड मतलब बाजार जो था वो आयोजित किया गया था, शेड्यूल किया गया था। तो यहाँ हम कौन सा एक शब्द भर दें और यहाँ पे कौन सा एक शब्द भर दें जिससे कि ये वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो 36 का पहले में भरना है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है, ऑन भरा जाएगा इसमें। और ऑन के बाद इसमें अगर अगले वाले में देखना दूसरे में, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ऑन ही लगेगा, ठीक है। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल मतलब दीवार के दूसरी साइड, दीवार के दूसरी तरफ आयोजित किया गया था क्या, ठीक है, दीवार के दूसरी तरफ जो है बाजार आयोजित किया गया था या शेड्यूल किया गया था। तो यहाँ पे दोनों पहले और दूसरे में ऑन जो है प्रीपोजिशन लगेगा। इसके बाद कहा गया है आगे कि द टू बॉयज वर नॉट अलाउड टू गो टू द मार्केट बट दे वांटेड टू। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि दोनों लड़कों को बाजार जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे जो है क्या करना चाहते थे, जाना चाहते थे, दे वांटेड टू। अब दिस वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट मतलब कि यह लड़कों के लिए बड़ा स्रोत था, ठीक है, सोर्स ऑफ ग्रेट टू द बॉय, यह लड़कों के लिए क्या था, बड़ा स्रोत था। अब यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पे भरा जाएगा इरिटेशन, ठीक है, ये ऑप्शन में भी दिया गया, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे इरिटेशन होगा, इरिटेशन मतलब क्रोध। ये दो लड़कों के लिए क्या था, ये बच्चों के लिए क्या था, जो है लड़कों के लिए बहुत ही क्रोध वाला जो क्या था, स्रोत बड़ा था, ठीक है, ये लड़कों के लिए बहुत ही क्रोध का स्रोत था, ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद आगे है द यंगर ऑफ द टू हैड अ किटन मतलब कि दोनों में से जो छोटा था उसके पास एक बिल्ली का बच्चा था, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है। सी ग्रीव स्लोली, ठीक है, सी ग्रीव स्लोली मतलब कि वो धीरे धीरे बड़ी हुई, बट मतलब लेकिन वाज द स्वीटेस्ट कैट इन द वर्ल्ड मतलब लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी बिल्ली थी। वन इवनिंग मतलब एक शाम को, सी बिगेन टू अराउंड द हाउस इम्पैशनली मतलब कि बेसब्री, इम्पैशनली मतलब बेसब्री से वो घर के चारों ओर। अब चौथे पर क्या भरेंगे यहाँ पे, तो अराउंड मतलब घूमना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोवल, ठीक है, प्रोवल। अभी आपको आगे मिलेगा ये वर्ड
जहाँ पे भरना होगा 4 ऑप्शन में। प्रोबल मतलब छिप जाना या तलाशी करना। तो चारों ओर क्या करते हैं, तलाशी कर रही थी, घर के चारों ओर घूमने लगी तलाशी करने के लिए बेसब्री से। फिर है द कैट वाज ऑफ इन द डार्क एंड द बॉय नेवर सा द कैट अगेन। मतलब कि बिल्ली अंधेरे में चली गई और लड़के ने बिल्ली को फिर से नहीं देखा। फिर है ही वाज मतलब वो था। 5वें नंबर पर भरना है फॉर अ वाइल मतलब वो कुछ लिए था। अब 5वें नंबर पर क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे एडजेक्टिव लगाया जाएगा इनकंसोलेबल मतलब शोकाकुल। इनकंसोलेबल यहाँ पे भरा जाएगा मतलब शोकाकुल था। तो यहाँ इस तरीके से हम भरेंगे। अब ये जो वर्ड आपको मिले हैं अभी जो मैंने भरा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले में क्या भरा गया है, आन भरा गया, फिर दूसरे में भी आन भरा गया, तीसरे में क्या भरेगा, इरिटेशन भरा गया, चौथे में हमें भरना है प्रॉबल, ठीक है। इसके बाद 5वें में हमारे क्या भरा है, इनकंसोलेबल। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा पैसेज को भरने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चूज द करेक्ट व्हिच इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब अपोजिट मीनिंग मतलब विलोम बताना। एक्टिव का विलोम क्या होगा, तो 41 में एक्टिव का विलोम मतलब पहले अर्थ क्या होता है इसका, सक्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। यहाँ पे दिया गया सी पार्ट में निष्क्रिय, तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट जो होता है, फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना, भूल जाना। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूल जाना। अब इसका पास्ट फॉर्म बताना, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, फॉरगेट का फॉरगॉट, फॉरगॉट हो जाएगा। फॉरगॉट क्या होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर पूछ लेगा तो होता है फॉरगॉटन। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन प्लूरल। प्लूरल में कौन सा इसमें से नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं पपीज, पपीज जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कुत्ते के बच्चे, और यह बहुवचन में लिखा हुआ है, नहीं कि प्लूरल वर्ड में लिखा है। बाकी सारे सिंगुलर में लिखे हैं, पोटैटो, बाल्केनो, प्रिंसेस, तो ये सारे क्या हैं आपके एक वचन में है। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, और राजकुमार का ये स्त्रीलिंग है प्रिंसेस, ठीक है, लेकिन ये एक वचन में। चलिए चूज द वर्ड व्हिच इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एम्बिशन का हमें पर्यायवाची बताना है। सिमिलर मीनिंग मतलब पर्यायवाची। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता क्या है, एम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य। तो जो अगर एम्बिशन मतलब लक्ष्य होता है तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गोल। गोल मतलब भी लक्ष्य होता है। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसोनेंट, इसमें से कौन सा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। यू नहीं होता। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ प्रोवर्ब भरना है। आ इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यहाँ कौन सा प्रोवर्ब जो है इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे लगाया जाएगा बर्ड, ठीक है। अ बर्ड इन द हैंड, ये एक कहावत है, ठीक है। प्रोवर्ब मतलब एक कहावत है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब कि 9 नगद न 13 उधार, इसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा बर्ड। चलिए मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा होगा, गलत वर्ड कौन लिखा हुआ है, तो कारपेंटर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। कारपेंटर जो होता है सी से शुरुआत होता है, यहाँ पे के से दिया गया है जो कि गलत है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है। दियर इज ए कैट द रूम, तो यहाँ पे क्या भरेंगे प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करा जाएगा, ठीक है। कैट जो होगी कहाँ पर, रूम के अंदर होगी, तो यहाँ पे होगा दियर इज ए कैट इन द रूम, अर्थात बिल्ली कहाँ पर है, कमरे में है। चलिए व्हिच ऑफ द अपोजिट मीनिंग, एडवांटेज का अपोजिट क्या होता है, एडवांटेज का अर्थ क्या होता है पहले जानिए। एडवांटेज मतलब होता है लाभ, लाभ होना, तो इसका विलोम हो जाएगा डिसएडवांटेज, ठीक है, हानि होना, तो डिसएडवांटेज इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चूज द वर्ड व्हिच इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि पर्यायवाची बताना हमें। ब्राइट का पर्यायवाची क्या होता है, ब्राइट का अर्थ क्या होता है, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला। अब जब ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शाइनी, और शाइनी मीन्स भी होता है क्या, चमकीला, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51 नंबर, दिया गया है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने देखा। 51 नंबर क्वेश्चन तक मतलब आधा हम लगा चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं। चलिए अब आगे के 25 क्वेश्चन जीएस प्लस 25 क्वेश्चन मैथ के हम देखेंगे। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है इस बार का 2024 का भारत ने जीता है, ठीक है। किसको हराया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 31 अगस्त 2024 से लेकर
1 सितंबर 2024 के मध्य उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में किसे केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं हीरालाल समारिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ये ऐसा मतलब इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष तथा अधिक आयु के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न इसमें प्राप्त किया जाता है। तो वरिष्ठ नागरिकों को इसमें खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये कहां पर हुआ, ये चीजें ये बताना। तो ये हुआ था बोध गया में। बोध गया, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 6 वर्षों तक जो है इन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने शीश महल का निर्माण करवाया है। ठीक है, मोती मस्जिद, शीश महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास, नगीना मस्जिद आदि इमारतें जो है आगरा के लाल किले में ही स्थित है। तो आंसर डी ऑप्शन जो है। चलिए अगला प्रश्न, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो ये गए थे जो है, कहाँ पर गए थे? तो 57 में अगर हम देखेंगे ये शिकागो गए थे। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन, शिकागो। कब गए थे? 1893 ईस्वी में इन्होंने जो है भाग लिया था वहां पे। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कानून शासन की अवधारणा किसने प्रतिपादन किया? कानून शासन की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे, यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री थे A.B. डायसी, तो इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। संसदीय समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि लोक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। दूसरा है प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पे बताना इसके बारे में कि क्या सही है। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन के अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अन्य इसमें और ऑप्शन दिया गया है। सी पार्ट है, एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए। और डी पार्ट है, सार्वजनिक उपक्रमों के समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो इसमें क्या जो है हमें बताना क्या है? बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कथन सही है, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये सही है, बाकी इसमें ये गलत है। ठीक है, इसमें ए भी गलत है, ए भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, केवल ए सही है इसमें। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी हो जाती है या कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। 62 साल तक ये जो है सेवन करते हैं, न्यायाधीश के पद पर रहते हैं। इसके बाद जो है इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? तो हिमालय की अधिकांश नदियां जो है वो क्या है? 12मासी हैं। उनमें 12मासी जो है पूरे वर्ष जो बहती रहती हैं, तो इसलिए इन्हें 12मासी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार का होता है? तो 63 के अगर हम आंसर की बात करें तो घास स्थल प्रकार के बायोम का जो है उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है। तो आंसर हो जाएगा घास स्थल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति दिया गया है कि यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो बी पार्ट है, यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने के लिए क्षेत्र पर लक्षित था। तो दोनों इससे संबंधित था। तीसरा, यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, जो कि गलत है। ये निजी क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला का उत्पादन नहीं करता? तो भारत में कोयले के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भारत के पास कोयले का बहुत भंडार है। अगर हम देखें 2022, 20, 21 की बात करें
तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य में छत्तीसगढ़ आता है पहले नंबर पर, फिर आता है आपका उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी 2.3% की जो उत्पादन होता है। लेकिन गुजरात राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता, कोयला का उत्पादन गुजरात राज्य में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ठंडा ग्रह इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह या नेपच्यून जो होता है ये सबसे ज्यादा सूर्य से दूर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ठंडा ग्रह कहते हैं। चलिए, यूजर इंटरफेस का वो भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो यूजर की अगर हम बात करेंगे तो इंटरफेस का अगर बात करें, यूजर इंटरफेस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। चलिए, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो क्या कहलाती है? तो सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो क्या कहलाती हैं? कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स को किसके नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को अगर हम देखेंगे तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर किस क्रिया के कारण होती है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली जो दुर्गंध है पसीने पर, वो जीवाणुओं की क्रिया के कारण होती है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अम्ल स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक और इमली में ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें से गलत कौन है? तो गलत इसमें से अगर देखते हैं तो डी पार्ट गलत है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल जो कि गलत है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें से क्या है? तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें से पूंजीवाद का होता है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पूंजीवाद। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा की अगर हम बात करते हैं तो लाई हरोबा क्या है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का जो है पारंपरिक त्योहार है। तो आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन। भारत के किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? तो नवरोज उत्सव जो होता है ये पारसी धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखेंगे हम मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए डेटा के परास, मध्यिका और बहुलक का औसत बताना। ठीक है, आपको इस तरीके से दिया गया डेटा, इस डेटा को अगर हम रीअरेंज करते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए एक कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 5 बार 1 है। तो 1 2 3 4 और 5 बार 1 हो गया। इसके बाद 2 देखिए कितनी बार आया? तो 2 2 4 2 6, तो 2 6 बार इसको लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 बार 6 आया है। इसके बाद 3 कितनी बार आया? तो 3 आया है 4 बार। तो 3 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 बार 3। फिर इसके बाद 4 आया है 3 बार। ठीक है, तो 4 4 4 और इसके बाद 5 कितनी बार आया? 5 आया है 2 बार। तो ये हो जाएगा आपका रीअरेंज हो गया। आरोही क्रम में इसको जब लिख लेंगे तभी हम इसको जो है निकालेंगे आगे। ठीक है, जो कह रहा है परास निकालना है, मध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। अब इसको गिनिए कितने इसमें संख्या है? तो 1 2 3 मतलब 4 बार 1 है तो 4 4 6 10 10 4 14 और 3 17 और 2 19। ठीक है, अब 5 बार है ना, 1 1 2 3 4 5, तो 20 हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल जो है वो 20 है। एन एन ये ए बराबर एन हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारी संख्या कितनी है? 20। अब 20 मतलब ये सम आ गया। तो जो सम है तो सम के लिए मध्यिका का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मध्यिका का फार्मूला क्या होता है? सम है तो मध्यिका का फार्मूला होता है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। ठीक है, /2 ये हमारा हो जाता है मध्यिका का फार्मूला। तो यहाँ से 20 है तो 20/2 वां पद प्लस 21 वां पद। ठीक है, सॉरी 20/2 यानी कि 20/2 यानी 10 यानी कि 11वां पद।
बटे 2। तो 20/2 पद मतलब 10वां पद। तो 10वां पद हमारा क्या है, 10वां पद हमारा कौन सा है, 10वां पद हमारा 2 है और प्लस 11वां पद भी 2 है। तो 2 2 4/2 बराबर 2। तो हमारी मध्यिका आ गई कितना, मध्यिका हमारी हो गई 2। ठीक है, मध्यिका हमारी 2 हो गई। अब आगे हमें निकालना क्या है, परास। ठीक है, परास, तो परास का होता है कि जो अधिकतम संख्या हो, अधिकतम संख्या, परास बराबर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, ये होता है फार्मूला। तो अधिकतम संख्या है 5 माइनस न्यूनतम संख्या है 1, तो 5 माइनस 1 तो 4 हमारा परास हो गया। अब हम निकालेंगे बहुलक, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही हमारा बहुलक आया है, तो 2 हो जाएगा बहुलक, क्योंकि 2 जो है 6 बार आया है, बाकी जो है 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, इस तरीके से आए हैं। तो बहुलक हमारा 2 हो गया। अब इन तीनों का हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, औसत। तो मध्यिका हमारी निकल के आई है 2, प्लस परास है 4, प्लस बहुलक है 2, और बाई 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 6 2 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और इसको सॉल्व करिएगा तो 2/2 से ही 2/3 हो जाएगा। तो यही एवरेज हो जाएगा। राइट आंसर 2 से ही 2/3 हो जाएगा, जो कि हमारा किस में दिया गया है, तो बी पार्ट में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब ए बी दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा है, और ए और बी जो है बिंदु स्पर्श बिंदु हैं, और कोण पी ए बी बराबर 22 डिग्री है। तो कोण ए बी पी का माप क्या होगा, ये बताना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको पहले, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे चित्र। ठीक है, बिना पिक्चर बनाए जो है इसको नहीं निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं लेकिन पिक्चर बनाने के बाद आसानी हो जाएगी। चलिए बनाते हैं। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त ये हो गया, और दूसरा वृत्त जो हम देखते हैं इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो हमारा तो स्पर्श नहीं करा, इसको हम स्पर्श करा देंगे, ये लियो स्पर्श हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो ये हमारा जो बिंदु है ये क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, हमारा बिंदु ये हो गया पी। फिर कह रहा है कि ए बी जो है दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ पे एक स्पर्श रेखा करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई, और ये क्या है, बिंदु ए, और ये है बिंदु बी, ये बता रहा है। अब ए बी स्पर्श बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि पी ए बी, मतलब पी ए बी मतलब हम इसको मिलाते हैं, ए से पी मिला देते हैं इस तरीके से, पी हो गया। पी ए बी, पी ए बी का मान बताया गया है, पी ए बी का मान, कोण पी ए बी का मान है 22 डिग्री। तो हमें कोण मान करना है ए बी पी, ए बी पी मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले का कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि जो प्रमेय होता है कि दो अगर वृत्त हैं और स्पर्श करती हुई जाती हैं, और उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य अगर रेखा खींचा जाता है, तो उनके जो बीच का कोण होता है, यानी कि कोण पी जो होगा ये कितना होता है, 90 डिग्री। ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हम त्रिभुज ए बी पी में देखते हैं, तो कोण ए बराबर दिया गया है कितना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 22 डिग्री दिया गया है, तो 22 डिग्री हो जाएगा। कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है, कोण पी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर 90 प्लस 22, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सॉल्व, तो कोण बी का मान हमें पता चल जाएगा 180 माइनस 112। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 68 डिग्री, जो हमारा कोण बी होगा। ठीक है, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 78। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया गया है।
दिया गया है कोण त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी, इसका अर्थ होता है सर्वांगसम, ठीक है। ये होता है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। फिर दिया गया है कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए जब सर्वांगसम होता है तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसमें एक भुजा ये भुजा इसके बराबर मतलब होती है समानता, और ये भुजा इसके बराबर होती है। यानी कि अगर हम सर्वांगसमता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं तो इसमें क्या है, कोण अगर तीनों कोणों का ऐड करेंगे तो बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर के 180 डिग्री। इसमें से अगर हम देखेंगे तो कोण P की वैल्यू निकालना है, इसमें दिया गया है प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर करेंगे तो कोण P की वैल्यू पता चल जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 35, ठीक है, 35। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोण की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55 डिग्री। अब जब कोण P 55 आ गया तो चूंकि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हमारा कोण P बराबर हो जाएगा कोण A की। तो इस तरीके से इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी 55 डिग्री ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 55 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है, 79 में दिया गया है कि ए एक न्यून कोण है, तो हमें मान ज्ञात करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन करके लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर के किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कॉट स्क्वायर है। तो हमारा फाइनल वैल्यू यही हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, जो दिया गया है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो चौड़ाई है वो कितना है, चौड़ाई जो है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x प्लस 2। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा आयत का, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई L प्लस P। तो यहाँ पे 2 गुड़े x प्लस 2, ये मान हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू दिया गया है, परिमाप दिया गया है 68, तो ये बराबर के 68 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 2 चौके 8, तो 2x प्लस 2 बराबर 34, यानी कि 2x बराबर 32, यानी कि x बराबर 16 के। x बराबर जब 16 आ जाएगा तो हम इसकी जो है लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। 16 में 2 जोड़ देंगे तो लंबाई हमारी हो जाएगी 18, ठीक है, लंबाई हमारी हो जाएगी 18। लंबाई कितनी हो जाएगी 18, हमें ज्ञात क्या करना था, लंबाई ही ज्ञात करनी थी, तो 18 सेंटीमीटर, सॉरी 18 मीटर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, क्या दिया गया है 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जब m को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो बचता है वो 5 बचता है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार अगर 3m को विभाजित करेंगे 7 से तो हमारा शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो जो 5 बढ़ता है, अगर हम 5 से m से को भाग किए, ठीक है, m से भाग और m को भाग किए 7 से, तब 5 बचा शेषफल। अब इसी प्रकार 3m को भाग करना है, मतलब इसी का कितना 3 गुना हो गया, ठीक है। तो हम इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 5 3 15 कर देंगे। अब 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लगा लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:9, ठीक है, 5:9। बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी में 6 घटाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाए, संख्याएं क्या है ये बताना है। तो मान लेते हैं पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 9x, x के फॉर्म में मान लेंगे, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x। अब प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या में हम 6 जोड़ देते हैं और छोटी संख्या में हम क्या कर देते हैं,
9x+6 हो जाएगा, और छोटी संख्या में हम क्या करते हैं 6 घटा देते हैं, तो मतलब 5x-6 हो जाएगी। तब कह रहा है कि तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 9 गुना हो जाती, सॉरी 6 गुना हो जाती, छोटी संख्या का 6 गुना, तो छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 9x+6 बराबर 6 पंचे 30x-36, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 36×6 = 42 बराबर 21x हो जाएगा, तो x बराबर 42/21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 21 दूना 42 दो बार जाएगा, तो x बराबर 2 वैल्यू आ जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, संख्याएं क्या हैं, तो संख्या हमने माना है 5x और 9x, तो 5x मतलब 5 गुणे 2 ये हो जाएगा 10, और 9x 9 गुणे 2 बराबर 18, तो हमारी संख्या हो जाएगी 10 और 18, हमारी संख्या 10 और 18 हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, 84 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, दिया गया 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, ये हमारा दिया गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉगरिथम लगाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं, इसको हम देखते हैं। दिया गया वैल्यू 6 की पावर x, y की पावर 3 की पावर y और 2 की पावर z दिया गया है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को बराबर मान लेंगे k के। ठीक है, मान लेते हैं ये 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, ये बराबर है k के। ठीक है, ये मान लेते हैं, माना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगर हम 6 की पावर x बराबर k लेते हैं, इसको हम लॉगरिथम टर्म में लेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों साइड में लॉगरिथम लगाएं तो x बराबर हो जाएगा ये, x बराबर आ जाएगा ये log बेस 6 इंटू के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और इसी प्रकार अगर हम 3 की पावर y बराबर के लेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर log बेस 3 की पावर इंटू के हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम z 2 की पावर z बराबर लेते हैं, 2 की पावर z, ठीक है, 2 की पावर z बराबर हम लेते हैं के, तो यहाँ पे हो जाएगा z बराबर हो जाएगा log के की log बेस 2 इंटू के, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम लॉगरिथम में इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1/x करते हैं, बटे में कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा के, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार 1/y अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर भी बेस चेंज होगा, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार 1/z कर देते हैं, तो यहाँ भी बेस चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका के और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू पता है, और यहाँ पे हम जब 1 कर लिए तो के और बेस तीनों बराबर हो गया। तो जब बेस तीनों का लॉग में बराबर हो जाता है, तो हमें जोड़ने घटाने गुणाकार करने में आसानी हो जाती है। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, वैल्यू हमें ज्ञात करना है 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x। तो 1/y की वैल्यू क्या है, 1/y की वैल्यू ये है, तो इसको लिख देते हैं log बेस के इंटू 3, प्लस 1/z क्या है, तो ये है, तो इसको लिखेंगे log बेस के इंटू 2। फिर इसके बाद आता है आपका 1/x माइनस करके, तो 1/x माइनस क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगी log बेस के इंटू 6, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, अगर बेस दोनों समान है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाता है log बेस के इंटू 3 दूनी 6, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे गुणा हो जाती हैं। ठीक है, और माइनस करके log बेस के इंटू 6 लिखा हुआ है, तो इसका क्या देखें, अब ये माइनस और प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, फाइनल 0। हम इस तरीके लगा लेंगे, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ठीक है, और भिन्न के हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो परिणामी भिन्न क्या हो जाती है, 12/7 हो जाती है। अब मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, x/y है, तो x में
140% की वृद्धि करेंगे तो 100 + 140, तो ये हो जाएगा x × 240, ठीक है। और इसी प्रकार y में क्या कह रहा है कि 20% की कमी करी जाए, तो मतलब y हो जाएगा आपका y × 80, ये बराबर दिया गया है 12/7 हो जाता है। तो अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व, ठीक है। 12 दूना 24 के जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, x/y बराबर हो जाएगा 4/7। तो हमारी यही फाइनल मूल भिन्न हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4/7 फाइनल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 86 नंबर क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम है 13:15 और इनका एचसीएफ, दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है, इनका एचसीएफ दिया गया 3। तो अगर हम संख्या मानते हैं तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 13:15 अगर दिया है, एचसीएफ अगर दिया होता तो इस दोनों अनुपात में हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो हमारी संख्या हो जाएगी 15 तियाँ 45 और 13 तियाँ 39। ये हमारी संख्या हो जाएगी 39 और 45। अब इनका अंतर अगर हम देखते हैं डिफरेंस, तो 45 - 39, ये अगर हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 87 अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया क्या गया? दिया गया है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 19, 36, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 4 बचता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 19, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा इसका, तभी गुणा कर लीजिएगा तो 2052 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में या प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता हो इन सभी से भाग करने पर। तो 252 क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? +4 ऐड कर देंगे, तो 256 जो संख्या हो जाएगी, इन तीनों से अगर हम भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में हमारा 4 शेषफल बचेगा ही बचेगा। तो राइट आंसर इसका 256 सही है, 2056 है, सॉरी। इस तरीके लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है? 88 नंबर दिया गया क्वेश्चन कि वो तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है। 15% क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो 15/100 करते हैं तो मतलब पहले था 100, तो 15% बढ़ गया तो अब हो गया 115। फिर कह रहा है कि 20% क्या होता है? घटता है। 20% घटता है, मतलब कि 20/100 करते हैं तो यानी कि पहले जब वेतन उसका था 100 तो 20 घट गया तो 80 बचा। फिर क्या कहता है कि 25% फिर बढ़ता है तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष कितना बढ़ा? 25%। तो यानी कि 25/100 करेंगे तो पहले वेतन कितना था? 100, तो अब बढ़ के हो गया 125। फाइनली हमें बताना है कि तीनों वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन ज्ञात करना है और तीनों वर्षों के बाद तिलक का वेतन दिया गया कि अब फाइनली कितनी है? 23,000, ये घट के बढ़ के सब कुछ मिला के। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 बार 25 चौका 100, 25 पंचे 125 को कैंसिल कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक शून्य से कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना कट जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, 2 चौके 8 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। यहाँ से अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 20:53। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे जो है 53 नहीं आएगा, यहाँ पे 23 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा तो यहाँ 23 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं ओवरऑल। तो ये गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 से 4 ये भी कैंसिल है, 5 से 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20:23 टोटल। तो हमारा दिया गया 23 रेशियो के कितना दिया गया? 23 रेशियो के आपका दिया गया 23,000। तो 1 रेशियो के कितना हो जाएगा? 1,000। तो इसी प्रकार हम देखेंगे 20 रेशियो के कितना हो जाएगा? तो 20 × 1,000, मतलब कि फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा 20,000।
20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था, 20,000 रुपये। इसका मान दिया गया है फाइनली 3 वर्ष के बाद, और 3 वर्ष के पहले हमारा जो 20 रेशियो था यही हमें निकालना था मान। तो आंसर इससे क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये। ये पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, मतलब 35% पा जाओ तो उत्तीर्ण हो जाओ। अब यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? यानी कि ये दिया गया है ऑप्शन में 35% के बराबर कितना दिया गया है, 210 पाया, 14 अगर और पा जाता तो वो पास हो जाता। तो उसके हिसाब से, अंक के हिसाब से 210 प्लस 14 जो अंक है वो क्या है, उत्तीर्ण परसेंटेज हो जाएगा। तो 35% के बराबर 210 प्लस 14, यानी कि 224 बराबर 35% हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया उसका अधिकतम अंक क्या, अधिकतम अंक मतलब 100% बताना है। तो 224 का बटा 35 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 1, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 20। ठीक है, तो 32 दूना 64, 640 उसका जो है अधिकतम अंक था। तो आंसर 640 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यदि एक शिल्पकार एक मेज को 13% और 1300 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो SP बराबर हो जाएगा 1300 रुपये। अब यहाँ पर बेच रहा है, 35% की हानि होती है उसे। जब हानि होती है तो 35/100 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये के सामान है, तो उसको बेचेगा कितने में? इसको और डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 20 रुपये का सामान बेचेगा 13 रुपये में, ये हो जाएगा SP, ये हो जाएगा CP। अब इसके बाद कह रहा है कि 30% का लाभ लेने के लिए, 30% का लाभ ले रहा है, मतलब 30/100 कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा ये 3/10, यानी कि 10 रुपये का सामान लाभ होगा तो 13 रुपये में बेचेगा, तभी तो 10 रुपये का 30% लाभ होगा। तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करने वाला कितने में बेचेगा, और इसकी सेलिंग प्राइस दी गई है 1300 रुपये बेचता है, तब 35% की हानि होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, CP को पहले बराबर करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 दूना 20, 13 दूना 26। तो CP हमारा बराबर है, मतलब 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारा लाभ हानि हो रहा है 35%, और 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 26 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारा 30% लाभ हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो दिया गया है 13 रेशियो के, इस 13 रेशियो के दिया गया बराबर कितनी वैल्यू, 1300, तो 1/100 यहाँ से आ जाएगा। तो इसी प्रकार 26 रेशियो, तो 2600, 26 गुणे 100, यानी कि 2600 हो जाएगा। 2600 रुपये में उसको बेचना चाहिए जिससे उसको 30% का लाभ प्राप्त हो। तो 2600 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2600 सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का बाद 91 देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया 28 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो 28, अब CP बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे अगर CP SP अनुपात में लेंगे, CP SP, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28। ठीक है, यानी कि 24 रुपये में खरीद रहे हैं, 28 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो किस पर हो रहा है, 24 पर हो रहा है। 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। 4 छंग 24, 100/24 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 छक्का 96/4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फाइनली हो जाएगी 16 से ही 2/3% प्रॉफिट। तो आंसर इसका फाइनली 16 से 2/3% डी पार्ट। इजी था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को 36% प्लस 5% की क्रमिक छूट दी गई। ठीक है, तो 36% की छूट दी गई, यानी कि 36/100 करेंगे, यानी कि 100 रुपये उसकी MRP है, तो 36 रुपये छूट दी गई, यानी कि 64 रुपये को पड़ती है, मतलब बेची जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका SP हो जाएगा 64 रुपये। इसको और थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, चलिए बाद में करते हैं। अभी 5% वाला निकाल लेते हैं। 5/100 यानी कि 100 रुपये की MRP है, तो उसको बेचा जाता है 95। डिस्काउंट जब दिया जाता है तो 5 अगर जो घटाएंगे तो वो आ जाएगा जो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको दोनों को थोड़ा सा डिवाइड करिए, तो
5 दूनी 10, 19 पचे 95। यहाँ अगर हम 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64 और 4 25 ही हम 100, तो 25/20, 25 20 और 10 16 19। तो यानी कि 25 गुणे 20 करेंगे तो 25 दूना 50, 500 आएगा। 19 गुणे 16 गुणे 19 बराबर हो जाएगा ये 304। ठीक है, यानी कि 500 रुपये MRP है तो उसकी सेलिंग प्राइस वो कितनी आती है, बिक्री 304 रुपये में बेचता है डिस्काउंट के बाद, आफ्टर डिस्काउंट। अब ये 500 रेशियो के दिया गया है, कितना अंकित मूल्य दिया गया है 500 रेशियो के बराबर 500 के, यानी कि 1 रेशियो बराबर 1, तो मतलब कि यही जो हो जाएगा 304 रुपये। ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये रवि के द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, रवि के द्वारा क्या है, भुगतान किया जाता है। 304 रुपये रवि के द्वारा भुगतान किया गया। अब प्रभात की बात कर लेते हैं। प्रभात को एकल राशि की छूट दी गई, कितना 40% की, 40% छूट दी गई, मतलब 500 रुपये का ये 60% देता है रुपये, भुगतान करता है। तो 6 पंचे मतलब 300 रुपये भुगतान करता है प्रभात, 300 रुपये भुगतान करेगा प्रभात। तो अब देखिए 304 और 300, यानी कि रवि क्या करता है, रवि 4 रुपये अधिक भुगतान करता है। ठीक है, 4 रुपये भुगतान अधिक करता है रवि, और यही पूछा गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 रुपये अधिक रवि भुगतान करेगा, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्वेश्चन जो दिया गया है, ABC का अनुपात दिया गया है 3 4 5 और इसका मान निकालना। तो इस पर मान रख के आपको इसको सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में क्या आता है। ठीक है, हम देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि XYZ में एक व्यवसाय में 4000, 6000 और 8000 रुपये का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3 2 4 वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया। कुल लाभ जो है 56,000 है, तो लाभ हमें Y का हिस्सा बताना है। तो हम पहले निवेशों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है निवेशों का अनुपात। तो 4000 का निवेश किया गया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अनुपात 6000 रुपये का कितने साल के लिए निवेश किया गया, 2 साल के। अनुपात फिर आता है 8000, तो 8000 रुपये का निवेश किया गया है 4 साल के लिए। तो गुणे 4 कर देंगे, यहाँ से 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य। ठीक है, 2 से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 तो यहाँ 6, 2 1 कम 2। तो इस तरीके से हमारा क्या बचेगा, 3:8 बचेगा। एक इसका रेशियो होगा AX अनुपात Y अनुपात Z के निवेश का अनुपात आ गया। तो अब कुल लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ जो दिया गया है वो दिया गया है 56,000 रुपये। ठीक है, 56,000 रुपये। तो Y का हिस्सा कितना हो जाएगा, Y का हिस्सा इसमें ज्ञात करना है। तो Y का हिस्सा इसमें कितना है, 3 है। तो 3/3 + 3 + 8 इंटू 56,000 से गुणा कर देंगे इन चीज़ों को, तो आपका Y का हिस्सा पता चलेगा। मतलब 3/3 3 6 8, 14 गुणे 56,000, ये 14 चौके 56, यानी कि 4,000, 4 तियाँ 12,000 रुपये जो हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये Y का हिस्सा हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 इसका सही है, सी पार्ट इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में। तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 3 काम करता है और ये टोटल एक कार इसकी कार्य क्षमता है। अब ए प्लस बी अगर मिलकर करेंगे तो टोटल कितना, तो 3 1 4 कार करेंगे। तो वह 2 दिन तक एक 7 काम करते हैं, मतलब 4 दूनी 8, मतलब टोटल 8 काम करते हैं। 8 काम करते हैं तो शेष कितना बचा, शेष तो 12 - 8 बराबर 4 शेष बचा। 4 रेशियो के शेष बचा काम। और कितना भाग का, अभी अंश में अगर पूछा जाएगा तो अंश कितना हो जाएगा, तो 4/12। 12 का कितना अंश है, तो 4 डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 अंश हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 नंबर है कि एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है। तो देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से 63, 35/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका। तो अब हम निकाल लेंगे दूरी, 10 सेकंड में दूरी कितना हो जाएगा, तो चाल गुणा समय, तो दूरी गुणा समय, 2 पंचे 10, 35 गुणे 5 मतलब कि 175 मीटर। तो फाइनली 175 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। 97
सुनील ने 2 घंटे 50 मील प्रति घंटे की चाल से एक गाड़ी चलाई और फिर 3 घंटे जो है 60 मील प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है ये बताना है। ठीक है, औसत चाल हमें ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। तो औसत चाल सुनील की कैसे निकालेंगे। औसत चाल जो निकाला जाता है उसके लिए होता है कि 2 गुणे 50, ये इसकी जो हो जाएगी दूरी, प्लस 3 गुणे 50, 3 गुणे 60 सॉरी, ये हो जाएगी इसकी दूरी। तो टोटल दूरी होगी बटा समय कितना लगा है 2 + 3, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल निकल के आ जाएगा। ये आएगा 280/5, यानी कि हमारा औसत जो चाल हो जाएगा वो जाएगा 56 मील प्रति घंटा। तो यही आंसर हो जाएगा 56 मील प्रति घंटा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ठीक है, 4 गुना हो जाती है कोई राशि। तो 5 वर्षों में 4 गुना मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो उसका अभी मान लीजिए पी था, तो 4 वर्षों में उसकी राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, मतलब 4p हो जाती है। ठीक है, 5 वर्षों में। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसका साधारण ब्याज SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो 4p - p बराबर 3p आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो साधारण ब्याज है 3p इंटू p इंटू r इंटू t का मान है 5/100 कर देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, p से p कैंसिल हो जाएगा तो 3r, मतलब r बराबर हो जाएगा 20 3 60, तो r बराबर 60%। रेट हमारा 60% आ गया। अब कह रहा है पुनः 15 वर्षों में यह राशि कितने गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्षों में अगर हम सिंपली इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो p मूलधन है इंटू 60 इंटू 15/100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, तो 3 त्रिका 9p आ जाएगा। ठीक है, 9p हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 9p हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 15 वर्षों में। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक है, मिश्र धन, तो 9p + p ये बराबर हो जाएगा 10p। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो राशि होगी 15 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगी, 10 गुना। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में अगर देखेंगे तो एवरेज माने औसत स्कोर कितना है, 65 रन, मतलब अगर पर पारी देखा जाए तो 65 रन वो बनाता है 19 पारियों में। अब अगर उसको चाहिए 67 रन पर एवरेज, ठीक है, औसत स्कोर उसको 67 रन तक अगर बढ़ाएं तो 20वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा, 20वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 65 से 67 जा रहा है, यानी कि 2 रन का हमें पर पारी रन बनाना है। तो 2 रन का पर पारी में 20 पारी है तो 2 रन पर पारी बनेगा, तो 40 रन तो ऐसे बनाना है, प्लस 67 एवरेज लाना है तो 65 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये जगह 5 6 4 10, तो 105 रन अगर हम 20वीं पारी में बना देंगे तो हमारा जो एवरेज स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 67 रन। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105 रन, ए पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, एक सिनेमा हॉल में चार सीटें खाली हैं। इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितनी प्रकार बैठ सकते हैं, कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो ये 4 सीटों पर 4 आदमी को बैठने का जो तरीका होगा इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जैसे भी लिखना होगा फैक्टोरियल करके, तो जो संख्या उसके बाद से गुणा करेंगे और लास्ट 1 तक गुणा करते चले जाएंगे तो वही उसका वैल्यू हो जाएगी। तो 4 3 12 दूना 24, तो 24 प्रकार बैठ सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा जो है कितना, आंसर इसका 24 हो जाएगा। तो डी पार्ट करेक्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।